ही होता है। आपने जैसे बताया था कि आप पीएचडी करके आए थे। मैं एक मुंबई के किसी म्यूज़िक इवेंट का प्रोग्राम था, तो मैंने इस सफ़र के बारे में पूछा कि क्या म्यूज़िक में मैं भी पीएचडी कर सकता हूँ। इंडिया में ये मुमकिन नहीं है। देन मुझे ये म्यूज़िक एजुकेशन की डिग्री आकर्षित कैसे करें यंग जनरेशन को? रियलिटी शोज़ वगैरह देखते हैं। गुरु बनने के लिए सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट को सीखना पड़ेगा। जब तक आपको सिखाने का तरीका नहीं आएगा, गुरु नहीं बन सकता। क्या गुरु का तर्क वायरल में जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं फिजिकल तौर पे प्रेजेंट होके अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, उन्होंने क्या परफॉर्म किया वो मुझे बता रहे हैं, तब जाके मैं एक जस्टिफाइड कर पा रहा हूँ। सर आपका रिलेशन कैसा है बच्चों के साथ? ये बात मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। म्यूजिक 2050 के अंदर एआई कितना बदल सकता है? एआई बदल चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड के साथ में द पोकाट शो पे। आज जो हमारे गेस्ट है, माना जाता है कि वो म्यूज़िक के लिए ही बने। क्यों बने? क्योंकि वो डॉक्टर है। किस चीज़ के डॉक्टर है? ना दिमाग के हैं, ना दिल के हैं, ना लंग्स के हैं, वो है म्यूज़िक के डॉक्टर। हमारे जो गेस्ट का नेम है डॉक्टर गौरव मिश्रा। उनको माना जाता है कि 25 से ज़्यादा इंडियन और वेस्टर्न म्यूज़िक के अंदर कमांड है। उन्होंने 15,000 से ज़्यादा बच्चों को इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इस तरीके से प्रैक्टिस कराई कि आज वो एक नए मुकाम पे है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अभी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ में इंटरनेशनल और इंडियन अवार्ड्स के साथ में सम्मानित हुए हुए डॉक्टर गौरव मिश्रा जी के साथ हम आज पॉडकास्ट बनाएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर आज आपका। थैंक यू सो मच और क्लियर करने। सर कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आप बताएं आर्यन। सर आपने जैसे बताया था कि आप पीएचडी करके आए थे अभी जी जहाँ तक, तो सर मेरा एक सवाल था कि जब आपने पीएचडी का सफ़र जब शुरू किया था तो क्या क्या चैलेंजेस आपको सबसे पहले आए थे सर? देखिए, चैलेंजेस की बात हम करें तो हर फील्ड में चैलेंज होता है और मेरे पीएचडी के सफ़र में चैलेंजेस तो ऐसे कुछ खास नहीं थे। मैं एक मुंबई के किसी एक प्रोग्राम के अंदर में म्यूज़िक इवेंट का प्रोग्राम था, वहाँ पे गया था। एक बंदे थे जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, तो उन्होंने अपनी जर्नी जो है म्यूज़िक से स्टार्ट करके उन्होंने अपनी जर्नी को पीएचडी लेवल तक लेके गए जी। जब मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ तो मैंने इस सफ़र के बारे में पूछा कि क्या म्यूज़िक में मैं भी पीएचडी कर सकता हूँ, तो उन्होंने बताया बिल्कुल ये मुमकिन है, लेकिन इंडिया में ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए जर्मन की हेज़न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने ऑनलाइन इसका दाखिला लिया। दैन अपनी पूरी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद म्यूज़िक एजुकेशन में मैंने शोध किया। दैन मुझे ये म्यूज़िक एजुकेशन की डिग्री वहाँ से मिली। सर ये तो बहुत एक होता है किसी से आप इंस्पायर हो जाते हैं, वो अच्छी चीज़ है। तो इसको लोग किस तरीके से लेते हैं डिग्री को? देखिए, लोगों का मानना अलग अलग हो सकता है, खास तौर से उन लोगों के लिए है जो इस चीज़ को समझते हैं। तो यदि मैंने पीएचडी अपना म्यूज़िक के अंदर किया है तो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इस चीज़ को समझते हैं कि मैंने क्या शोध किए होंगे, क्या पढ़ाई की होगी, कितने थीसिस मैंने किए होंगे, तब जाके एक सिस्टम के साथ मैंने पीएचडी लिया है। और आज मैं अपने आप पे प्राउड फील करता हूँ कि जहाँ पहले मेरा नाम गौरव मिश्रा था, अब सम्मान के साथ मैं डॉक्टर गौरव मिश्रा अपने आप को संबोधित करता हूँ। सर ये तो बहुत एक होता है ना, प्राउड फीलिंग होती है, आपके फैमिली के लिए भी होती है और आपके जितने भी मिलने वाले कि जी एक डॉक्टर शब्द जो होता है ना वो हर किसी के नहीं लग सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि डॉक्टर यानी कि एक्सपर्ट, किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट। तो सर मेरा एक जो है छोटा सा कन्फ्यूजन आप क्लियर करेंगे? जी बताएं। जिस भी इंसान को म्यूजिक के अंदर जाना है तो क्या कंपलसरी होता है पीएचडी करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, म्यूजिक में भी डिफरेंट तरीके के फील्ड है। आप परफॉर्मर बनना चाहते हैं, म्यूजिक के अंदर आप टीचिंग प्रोफेशन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यदि ऐसा कोई मानना नहीं है कि आपको म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए पीएचडी करना जरूरी ही है। आप बिना पीएचडी करे हुए भी अपने क्षेत्र के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। पर ये तो पीएचडी की बात हो गई, अब आते हैं सर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जब आपने तो सर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं सर, बचपन से आपने बताया कि बचपन से सीखते आ रहे हैं आप जी। पर जिनको भी शुरुआत करनी है, नए जनरेशन के जितने भी लोग हैं, क्या ये कंपलसरी होता है कि सर वो सारे इंस्ट्रूमेंट सीखे या फिर वो खुद के जेनर के ऊपर भी स्टार्ट कर सकता है? नहीं, व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सारे इंस्ट्रूमेंट सीखें। मैं कहता हूँ एक ही आप इंस्ट्रूमेंट को सीखें, लेकिन जिसमें भी सीखें दिल लगा के सीखें, पूरी शिद्दत के साथ सीखें, पूरा डेडिकेट होके सीखें। और कोई भी सक्सेस जब होती है तो टाइम मांगती है, इसलिए आप बहुत लंबे टाइम तक अपना एक गुरु पकड़ के और उन गुरु के सानिध्य में अपनी आप म्यूजिक की जर्नी को आगे तक ले जा सकते हैं। सर गुरु से बात आई तो एक क्वेश्चन पूछना था। जी बताएं। आपके सर पहले गुरु के साथ आपका कैसा नेचर था सर? देखिए आर्यन, मैं आपको जहाँ तक बताऊँ
इस म्यूजिक फील्ड के अंदर मेरे बहुत गुरु रहे हुए हैं जी। क्योंकि मैं किशनगढ़ में ही पला बड़ा हूँ। तो किशनगढ़ के एक छोटी सी कॉलोनी से मैंने अपनी म्यूजिक की जर्नी की शुरुआत की थी, और आज के हम 15-20-25 साल पहले देखें तो इतने गुरु किशनगढ़ में अवेलेबल हुआ नहीं करते थे। जी जी जी। जिन जिन गुरुओं से मैं सीखा थोड़ा थोड़ा सीखते गया, लेकिन जब मैंने अपने आप को ये माना कि मुझे प्रोफेशनली अपनी इस लाइन को बनाना है, तब मुझे एक परफेक्ट गुरु की तलाश थी। तब मेरी वो तलाश पूरी हुई। अजमेर के जो मेयो कॉलेज के प्रोफेसर हैं पीटर डेविड सर, उनसे मैंने अपनी आगे की म्यूजिक की एजुकेशन ली। ट्रिनिटी के अंदर मैंने जो है अपने 8th ग्रेड इलेक्ट्रिक कीबोर्ड में किए, 5th ग्रेड मैंने गिटार के अंदर किए, म्यूजिक कंपोजिशन के अंदर मैंने 8th ग्रेड कंप्लीट किए। तो वही एक फैक्ट बात है कि बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना गुरु कोई ज्ञान नहीं। यस। और जब कोई गुरु बनना चाहता है तो वो गुरु बन कब जाता है उसको खुद को नहीं पता होता। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो अभी के टाइम पे जब भी कोई यंगस्टर सोचता है कि मेरे को क्या टीचिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उनके लिए सबसे पहला सवाल आप क्या रहेगा उनके लिए? देखिए, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है आर्यन जी कि आप खुद एक किंग नहीं बनते हैं, लेकिन आप किंग मेकर जरूर बनते हैं। मेरी अपनी 15-20 साल की जो मेरी म्यूजिक टीचिंग की जर्नी जो रही है, हो सकता है कि मैं आज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट्स मुझसे भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो टीचर का मतलब है कि अपने सिखाने वाले की प्रतिभाओं को तराशना, तो वही एक टीचर का काम होता है। और यदि यंग जनरेशन टीचिंग फील्ड में आना चाहती है तो मैं मोस्ट उनका वेलकम करता हूं, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप भी समाज को कुछ देते हैं और आपके सीखे हुए स्टूडेंट्स भी समाज को कुछ ना कुछ देते हैं। तो क्या इसमें करियर बन सकता है टीचिंग के अंदर? 101% बन सकता है। बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। इवन तक आप देखा जाए आर्यन कि आजकल की बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, हर एक छोटे स्कूल से लेके बड़े स्कूल तक म्यूजिक को प्रमोट किया जा रहा है। वहाँ पे म्यूजिक टीचर चाहिए होता है। तो यदि आप म्यूजिक टीचिंग का प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं तो ये हैप्पीनेस का भी आपके लिए मोमेंट होता है, और साथ ही आप नई जनरेशन को कुछ दे भी रहे होते हैं। तो उनको आकर्षित कैसे करें यंग जनरेशन को? देखिए, आकर्षित करने के लिए तो आप जितने भी हम रियलिटी शोज वगैरह देखते हैं, तो उनमें आप देखते हैं कई छोटी छोटी उम्र की ऐसी प्रतिभाएं हैं जो विश्व पटल पर छा रही है। मतलब हम खुद भी उन्हें देखते हैं कि इतनी छोटी एज के अंदर इतनी हुनर, इतना यानी कि टैलेंट कहाँ से है। तो ये उनको जो है आकर्षित कर सकते हैं कि उन्हें भी इस लेवल तक पहुंचना है या नहीं पहुंचना है। वो होता है ना सर कि गुरु आप कब बनेंगे, पहली चीज तो ये डिसाइड नहीं होता। आप सिखाते सिखाते भी गुरु बन सकता है, क्योंकि जो सिखा रहा है वो गुरु ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अग्री हूं इस बात से। वो इस चीज के अंदर है कि सर वो कैरियर को अगर लेकर के चल रहे हैं तो डिपेंडेंसी अलग रहती है। कि कुछ होते हैं कि मैं गुरु का ही मतलब एज ए कैरियर को ही गुरु मानते हैं। हाँ बिल्कुल है पॉसिबल। और उसके अंदर कई बार होती है कि क्या उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि सबसे पहले सर एक्सपीरियंस और स्किल दो ही चीजें मैटर करती है। देखिए, गुरु बनने के लिए सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट को सीखना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट में शोध करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि मैंने जो सीखा है वो मैं उसे किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाऊं। जब तक आपको सिखाने का तरीका नहीं आएगा तब तक आप गुरु नहीं बन सकते। एक परफॉर्मर होना और एक टीचर होना दोनों डिफरेंट ये तरीके हैं। सर, जब गुरु की बात आती है तो आजकल टेक इतना एडवांस हो चुका है कि फिजिकल क्लासेस के बजाय अब ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा चलती है। हाँ, पैंडेमिक के बाद से सर बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर सब शिफ्ट हो गए थे। तो एक पोर्टल्स आ जाते हैं, जैसे यूट्यूब आ गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। राइट। तो सर, जब इन सब चीजों के ऊपर म्यूजिक जो है, आपने जैसे भी बताया है कि गुरु होना जरूरी है, तो म्यूजिक तो सर कहीं से भी सीखा जा सकता होगा, ऑनलाइन या फिजिकली। आर्यन, इस बारे में मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है म्यूजिक लर्नर्स के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। द थिंक इज कि कई ऐसी चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकली ही सीखी जा सकती है। उन्हें जब तक आप प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, खास बात जब आपने वो प्रैक्टिकल चीज कर ली है तो कितनी सही है कितनी गलत है उसको बताने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल गुरु होना बहुत जरूरी है। जहां तक व्हेन वी टॉक अबाउट द यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनकी प्लेटफॉर्म की बात करें, ये एक ओपन और सार्वजनिक मंच है। मतलब आपको भी यदि कुछ नहीं आता है, आप भी कोई भी एक लेसन बना के, कोई भी आप चीज बना के यूट्यूब पे आप डाल सकते हैं। आपके भी हो सकता है व्यूअर्स, फॉलोवर्स वगैरह बन जाएंगे। तो युवा पीढ़ी जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं। मेरा मानना है कि प्रैक्टिकली आप किसी गुरु के पास, उनके सानिध्य में, उनके एक्सपीरियंस से वो चीज सीखे, ज्यादा बेहतर होगी। क्या गुरु का तर्क वायरल में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं मानता। बिल्कुल ऑनलाइन के अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। नहीं। पर सर, जब आपने बताया है कि उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि वो एक उनका अर्निंग सोर्स बन सके, राइट, पर
जब वो ऑनलाइन जा रहे हैं और उनके पास मगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो उससे तो लोगों का जो है उल्टा फॉल्ट होने चालू हो जाता है। आर्यन, मैं बहुत ही क्लियरली आपको ये एक चीज बताना चाहूंगा। गुरु बनने को, सपोज है मैं भी गुरु बन जाऊं और मैंने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्टार्ट कर दूं, इससे क्या होगा, मैं अपने कोर्सेज को सेल कर पाऊंगा, मैं अपने कोर्सेज को बेच सकता हूं, लेकिन जो मेरे कनेक्शन मेरे स्टूडेंट्स से बनाने हैं वो मैं बिल्कुल नहीं बना सकता। वो जब बनेंगे जब मैं फिजिकल तौर पे प्रेजेंट होके अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूं, उन्होंने क्या परफॉर्म किया वो मुझे बता रहे हैं, तब जाके मैं एक जस्टिफाइड कर पा रहा हूं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म आपकी आजीविका का साधन हो सकता है, आपका अर्निंग सोर्स हो सकता है, समाज को एक नई दिशा देने का सोर्स नहीं हो सकता। देख, अब ये तो सर बात आ गई कि अर्निंग सोर्स तो नहीं हो सकता, पर अर्निंग सोर्स कब बनेगा, जब वो एक्सपर्ट होंगे। एग्जैक्टली। पर आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे वो एक्सपर्ट बन सकते हैं म्यूजिक टीचिंग के अंदर, ताकि वो और जनों को अपना जो ज्ञान है जो आपके थ्रू किसी और को पास हो रहा है वो कैसे बनेंगे इसी। देखिए, एक एक्सपर्ट गुरु बनने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको रियाज बहुत करना पड़ेगा। आपको अपने आप के अंदर एक ऐसी एबिलिटी लानी पड़ेगी कि जो आप कर रहे हैं शायद वो दूसरा कोई ना कर पा रहा हो। संगीत की, म्यूजिक की एक ही भाषा है कि जो करेगा रियाज वो करेगा राज। आपके रियाज में इतना दम होना चाहिए कि वो अट्रैक्ट करे आपके स्टूडेंट्स को और लोग मजबूर हो जाएं कि आपसे सीखने के लिए। इसलिए सबसे पहले आपको अपने रियाज पे फोकस करना होगा, डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी और रोज जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। जी सर, ये तो है ही। बाय टाइम क्या होता है कि जब टीचिंग सीखी जाती है और एक्सपीरियंस गेन होता है, आप जब एक फील्ड में उतरते हैं, क्योंकि चार दीवारी के अंदर तो म्यूजिक आपके साथ ही रह गया। बिल्कुल। जब उसको लोग रिव्यू करेंगे उस पर, जब उनको जिन जिन को पसंद आएगा, किसी को होगा कि आपके कमेंट में कर देंगे कि नहीं आपने ये लाइन चेंज कर सकते। बिल्कुल। तो बाय टाइम बाय सीखता है, पर जो सीख रहा है उसके लिए इंडियन म्यूजिक अच्छा है या वेस्टर्न म्यूजिक ज्यादा अच्छा? देखिए आर्यन, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा, म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज। म्यूजिक की कोई भाषा होती ही नहीं है। हम हिंदी, संस्कृत, तमिल, मराठी ये लैंग्वेज को हम सुन सकते हैं, लेकिन म्यूजिक की सिर्फ एक लैंग्वेज होती है। जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन म्यूजिक सीखना चाहिए या वेस्टर्न म्यूजिक सीखना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, बंदे को म्यूजिक सीखना। वो म्यूजिक म्यूजिक कोई भी हो सकता है। जी जी जी। बट सर, जब टीचिंग प्रोफेशन में जब अपनी बात आती है तो उस पर्टिकुलर जो गुरु है उनके लिए सबसे बड़ी क्या खुशी होगी? एक गुरु के लिए सबसे बड़ी खुशी होना कि जब वो अपने स्टूडेंट को तराशता है, निखारता है, उनकी प्रतिभा को समाज के सामने प्रदर्शित करता है, जब उसका स्टूडेंट एक विश्व पटल पर अपना नाम कमा रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो ये गुरु की सबसे बड़ी खुशी का पल होता है कि जहां गुरु अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करता है कि मेरा सिखाया हुआ स्टूडेंट्स आज इस मुकाम पे है। जी सर, ये तो है सर। जो शुरुआत में जब सीखता है कोई बच्चा, तो उसके लिए पहला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बहुत उसके पास होता है। सर, आपका कौन सा पहला इंस्ट्रूमेंट था जो आपने सीखा था? देखिए, यदि हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, यदि आप गूगल सर्च भी करेंगे तो किंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड को कहा गया है। तो मैंने भी अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत, म्यूजिक की इस दर्शन की जो शुरुआत मैंने की थी वो अपने इलेक्ट्रिक कीबोर्ड के साथ ही की थी। इलेक्ट्रिक कीबोर्ड सर बेसिकली पहले आया था या फिर उसके पहले तक जो वो बजाते थे सर, कीबोर्ड के अंदर ही आता था ना सर? हारमोनियम। हाँ, तो सर हारमोनियम बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है जी, आदि अनादि काल से चला आ रहा है जी। और ये जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये पाश्चात्य संस्कृति से लिए गए हैं, वेस्टर्नाइज्ड ये इंस्ट्रूमेंट आए हैं, तो इनका आविष्कार बाद में हुआ है जी। उसमें ये है कि अपन जो इलेक्ट्रिक है उसमें अलग अलग साउंड्स अपन जैसे हारमोनियम की हम बात करें तो हारमोनियम में सिर्फ एक ही साउंड क्रिएट होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक कीबोर्ड की बात करें तो उसमें पियानो, वाइव्स है, हारमोनियम है, बांसुरी है, जितने भी डिफरेंट होते हैं वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर आपको। ये तो क्लासिकली हुआ हारमोनियम। तो सर हारमोनियम सिंगिंग जो सीखते हैं उनके गाला रियाज के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज, क्योंकि उसमें सुर अच्छे लगते हैं जी। रियाज वगैरह में तो बहुत होता ही है। तो जितने भी आप प्रोफेशनल सिंगर्स को देखेंगे वो अपना आज भी रियाज जो है वो हारमोनियम पे करते हैं जी। पर साथ में जो तबला होता है सर जी, वो किस पर्पस पे होता है? देखिए, गायन, वादन और नृत्य ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही संगीत कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट की 3 कैटेगरीज बनी होती है। द फर्स्ट कैटेगरी इज द परकशन इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको ठोक के, थाप दे के, पीट के बजा जाए, दैट्स कॉल्ड परकशन इंस्ट्रूमेंट। एक होता है एयर इंस्ट्रूमेंट। एयर इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनको हवा के माध्यम से बजाया जाता है, जैसे फ्लूट है, शहनाई है,
ट्रम्पेट है, माउथ ऑर्गन है, इनको बिना हवा के प्रेशर से आप नहीं बजा सकते। थर्ड जो होता है वो होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें तार लगे होते हैं, तार के साथ ही वो अपना साउंड करते हैं, जैसे गिटार, सितार, वीणा, इकतारा, वायलिन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट को हम ये कहते हैं। तो जब हम एक म्यूजिक बनाते हैं तो म्यूजिक बनाने में सारे इंस्ट्रूमेंट्स का समावेश होना जरूरी है। यदि हारमोनियम हम बजा रहे हैं, आपने शुरुआत मुझसे की थी हारमोनियम से, हारमोनियम हम बजा रहे हैं, उसके साथ ताल देने के लिए, लय देने के लिए तबला, ढोलक, किसी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इससे एक ताल का भी नॉलेज होता है और वो संगीत जो है वो निखर कर बाहर आता है। ये तो है सर कि क्योंकि म्यूजिक में एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कभी काम नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं आता। उसमें आपको ताल और बहुत सारे जो आपने बताए थे चीजें सीखने की आवश्यकता होती है। और ये होता है ना कि सर म्यूजिक जो है ग्रुप से बनता है। बिल्कुल, अकेला पर्सन अगर कोई म्यूजिक बना रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसको ये भी नहीं पता होगा कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, म्यूजिक के अंदर दो चीजें बहुत मायने रखती है। पहला होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने एक ताली का साउंड बनाया, ताली का एक शेप बनाया और मैं बोलूंगा 1 2 3 और मेरे सामने 100 लोग बैठे हैं और 100 लोग एक ही टाइम पे ताली बजाते हैं। दैट्स कॉल्ड ए परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्केस्ट्रा, व्हेन वी टॉक अबाउट द म्यूजिक ग्रुप, इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है दैट्स कॉल्ड अकम्प्लीमेंट। अकम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे का साथ निभाते हुए उस म्यूजिक को बनना। तो आपने भी अपनी लाइफ में कोई ऑर्केस्ट्रा देखी होगी, कहीं बैंड देखे होंगे, तो वो सब एक दूसरे की कनेक्टिविटी के साथ चलते हैं। तो अकम्प्लीमेंट म्यूजिक के अंदर होना बहुत जरूरी है। ये तो यही सर, और साथ ही हाथ बढ़ाना, हाथ छोड़ जाना, वो वाली चीज होती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। एक मेरे को अभी बीच में थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा था कि वायरल होने के लिए किसी म्यूजिशियन को क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पॉपुलैरिटी या प्रैक्टिस? वेरी नाइस। वायरल, जहाँ तक आज सोशल मीडिया की दुनिया है और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जो थोड़ा बहुत सीखते हैं या थोड़ा बहुत जिनको बजाना आता है, 1 या 2 गाने बजाने आते हैं, जनरली हो क्या रहा है कि यूथ जनरेशन जो है वो वायरल होना चाह रही है, सक्सेस नहीं होना चाहिए। आप मान के चलिए जो भी वायरल हुए हैं उनको पॉपुलैरिटी जो मिली है वो कुछ टाइम के लिए मिली है, लॉन्ग टाइम के लिए उन्हें नहीं मिली है। तो बजाय, मैं यूथ जनरेशन से कहना चाहूंगा कि बजाय वायरल होने के आप सक्सेस पे फोकस करिए, हार्ड वर्क पे फोकस करिए, कंटिन्यूटी आप उस चीज को सीखिए। जब आप सीख चुके होते हैं उसके बाद आप दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करिए। जी सर, प्रेजेंटेशन के अंदर एक सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है कि जो आपको सिखा रहा है वो किस तरीके से सिखा रहा है। क्योंकि अगर छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, दोनों के अंदर माइंड के अंदर एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा गैप है और लर्निंग लेसन्स भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से ले लेते हैं। हाँ जी, क्योंकि बड़ों को तो होता है डर, हाँ जी, कि गलत कर दिया, तो बहुत सारे विचार। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत बड़े भी सीखने के लिए आते हैं जो सीए प्रोफेशन में है, डॉक्टर के अंदर है, वो भी मेरे पास सीखने आते हैं जी। क्योंकि म्यूजिक आपको जो आनंद देता है ना, उसकी सीमा कल्पना बहुत अलग है। और खुद बजाते हैं, खुद गाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लगता है अंदर से कि जो रिलैक्सेशन आया है, एग्जैक्टली, वो कहीं ना कहीं एक आपका टेंशन और जो गुस्सा है और जो भी तरीके के आपके सैड थॉट्स है उनको खत्म करता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, म्यूजिक का लाइफ में इतना इन्वॉल्वमेंट हो चुका है कि आप गूगल जब सर्च करेंगे तो यूके यूएसए में तो म्यूजिक थेरेपी पे लोगों के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट हो रहे हैं लोगों के। यस, ऐसी ऐसी म्यूजिक की थेरेपी आ चुकी है कि जहां पे आपका सर दर्द कर रहा है, आपको एक स्पेशली एक चेयर पे बिठाया जाएगा, आपके हेडफोन्स यहाँ पे लगाए जाएंगे और आपको ऐसा म्यूजिक सुनाई दिया जाएगा, आपको ऐसा म्यूजिक सुनाएंगे कि आपकी अंदर की जो नसें हैं, जो आपकी न्यूरो है, वो ऐसे कैलकुलेट होके विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपके वो दर्द को गायब कर देंगे। क्योंकि न्यूरॉन्स में भी तो वैसे बोलते हैं कि एक जैसे वो वायर की तरह है, बिल्कुल वायर, इलेक्ट्रिकल जो अपने बोलते हैं, ब्रेन के अंदर सिग्नल्स जाते हैं, राइट। और अगर वो डिस्टर्ब हो रखे होंगे तो म्यूजिक की बीट्स उनको एकदम रिलैक्स कर देती है। बिल्कुल, क्योंकि बाहर की आवाज आ नहीं रही आपके पास, आप एक एटमॉस्फेयर में है जिसमें कि आप खुद के एक जोन में है, तो वहां हील होना चालू कर देती। बिल्कुल। और जहां तक मैं म्यूजिक की बात करूं, म्यूजिक के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स का ये मानना है कि जो बच्चे या जो भी स्टूडेंट म्यूजिक को सीखते हैं उनके पास दूसरे बच्चों की तुलना में उनका जो दिमाग है वो ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा उनका दिमाग जो है कैचिंग पावर उनका बढ़ता है, क्योंकि म्यूजिक आपके दिमाग में स्पेस को बनाता है। म्यूजिक आपका जो टेंशन लेवल जो होता है, स्ट्रेस लेवल होता है, उसको वो बहुत कम करता है। तो सर आप जब बच्चों के साथ बैठते हैं, आज भी आप क्लासेस लेते हैं सर जी, भले ही आपने सर कितना ही अपने प्रोफेशन के हल्का सा चेंज किया होगा जी, बट जो होता है ना कि म्यूजिशियन और म्यूजिक गुरु
कभी भी अपनी पहली नींव जो होती है उसको कभी नहीं छोड़ता। जी, ये सबसे बड़ी चीज। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है। जी सर, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जैसा कि आपको पता है आर्यन, जब आप खुद छोटे थे तब मेरे पास सीखने आया करते थे, और तब आपको पता होगा कि मंडे से सैटरडे मेरी रेगुलर क्लासेस लगती थी और पर डे करीबन 200+ स्टूडेंट्स मेरे पास सीखने आया करते थे। लेकिन कुछ कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन के बाद कुछ जहाँ तक बच्चों के इंस्टीट्यूशन का सवाल है, ऑनलाइन भी आ चुके हैं काफी सारे, और बच्चों का पढ़ाई का लेवल भी ऐसा हो गया है कि वो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसलिए अभी फिलहाल मैंने क्या कर रखा है, इसको एक क्यूरोसिटी लेवल बनाया है, इसको एक इतना इंटरेस्टिंग लेवल बनाया है कि आप रोज किसी चीज को कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसमें बोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसको सैटरडे संडे का बना दिया कि एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे ये जो है मेरी क्लासेस रनिंग होती है। तो बच्चे जब 5 दिन के बाद 2 दिन के लिए मेरे पास आते हैं तो एनर्जेटिक, बिल्कुल फ्रेश मूड से और क्यूरियोसिटी के साथ आते हैं कि मुझे 2 दिन जाना है और सीखना है मुझे। जी, क्योंकि वो होता है ना कि आप एक गैप देख के जब किसी चीज को सीखते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है वो बच्चों के साथ में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपका रिलेशन कैसा है बच्चों के साथ हुआ? ये बात मेरे स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन पर्सनली जो मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि म्यूजिक को लेके मैंने कभी किसी को डांटा ही नहीं कि तुम ये मैंने जो कल सिखाया था तुम सीख के नहीं आए, क्योंकि मेरा ये मानना है डांटने के लिए उनकी मम्मी भी बहुत ये तो है सर। डांटने के लिए उनके टीचर्स भी बहुत है कि तुमने होमवर्क नहीं किया, या मम्मी कहती है तुमने आज पढ़ाई नहीं की। म्यूजिक एक सब्जेक्ट है हैप्पीनेस का, उसे जितनी खुशी के साथ हम बच्चों को सिखा पाएंगे, बच्चा जितनी खुशी के साथ सीखेगा उतना ही रिजल्ट जो है वो इफेक्टिव रहेंगे। जी, ये तो है ही सर। जब बच्चा स्कूल जाता है पहले दिन के स्कूल के अंदर उसको डर लगता है, बिल्कुल मैं कहाँ जा रहा हूँ। बिल्कुल, और वैसे ही जब छोटा बच्चा जब आपकी स्कूल में आता है तो कहीं ना कहीं उसको भी डर रहता है कि क्या सर, फिर आप जब ये अमूमन होता है, ये अमूमन ऐसा होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जब छोटे एज के बच्चे पेरेंट को लेके आते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमको कोई स्कूल के अंदर दाखिला करा दिया और ये सर भी डांटेंगे, सुबह भी स्कूल भेज रहा है, शाम को भी स्कूल भेज रहा है। उनको ये लगता है कि ये सर भी डांटेंगे। जब वो आते हैं, मेरा नेचर देखते हैं, मेरे सिस्टम को देखते हैं, मेरे सिखाने की टीचिंग मेथड को देखते हैं, तब लगता है कि नहीं ये सर डांटने वाले नहीं है, ये सर तो एंटरटेनमेंट करने वाले सर हैं। तो फिर बच्चा फर्स्ट डे एक्टिविटी के अंदर जाते हैं और डे बाय डे जब नई एक्टिविटी आती है तो उल्टा उनको ये लगता है कि यार मैं सुबह वाली स्कूल को छोड़ के शाम वाली स्कूल में जाता हूं। बिल्कुल एग्री नहीं। और ये एक्चुअली मेरे साथ भी था। जब मैं बचपन में आपके पास आता था तो मेरे को ये रहता था कि सर गिटार सीखने शाम को जाना है, सुबह क्या करने जा रहे हैं, सुबह चल देते हैं। बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं रहता है जी। सर, जब एक क्वेश्चन आता है सबके लिए कि जो स्कूल होता है म्यूजिक स्कूल, वो ज्यादा बेटर है या फिर सेल्फ जो सिखाना, जो खुद सीखता है वो कोई भी पर्सन, वो ज्यादा बेटर? देखिए, खुद तो कोई सीख ही नहीं सकता। एक हमारी कहावत है कि माँ के पेट से कोई बच्चा कुछ भी सीख के नहीं आता है। जब वो इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर आता है तब वो बहुत सारी चीजें सीखता है। कुछ करियर के लिए सीखता है, कुछ जीवन यापन करने के लिए सीखता है, तो कुछ समाज को नई दिशा देने के लिए सीखता है। तो जहां तक मेरा मानना है कि चाहे म्यूजिक स्कूल हो या कोई एक गुरु हो, प्रैक्टिकली आप जाएंगे सीखने के लिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। और यदि आप अपने लेवल पे कैसे भी करके यूट्यूब से या कहीं से भी करके सीख गए, आपने कितना सही सीखा है, कितना गलत सीखा है, ये बताने के लिए आपको एक टीचर चाहिए होता है। जैसे ही है कि कोई बच्चे को स्कूल में डालेंगे तभी तो लर्निंग बिल्कुल सही लोगों से सीख पाएगा, क्योंकि वही बात आ गई सर, ऑनलाइन में नहीं सीख सकते। एटमॉस्फेयर आपको बहुत कुछ सिखाता है। जैसे हम जब बच्चे हमारे, जैसे मैं 15 से 20 जनों का एक का बैच लेता हूं मैं, तो कोई बहुत अच्छा कर रहा होता है तो बच्चे इंस्पायर होते हैं, यार देखो वो भैया कितना अच्छा कर रहे हैं, वो दीदी कितना अच्छा प्ले कर रही है, तो एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं आता है। और जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा तब तक आपके रिजल्ट भी 0 रहेंगे। और ये भी होता है ना सर कि अगर वो बच्चा खुद अच्छा कर लेता है तो जो इतना सारा ग्रुप है उसके बीच में कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन उसका बिल्कुल और एक पॉजिटिव आता है कि हाँ, कि मेरे में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं ये चीज सही कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एप्रिसिएशन तो कहीं ना किसी को आगे बढ़ाती ही है उस पार के ऊपर। सर, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इंडियन जो अपने स्कूल जो है इनके अंदर सिलेबस के अंदर म्यूजिक को कितना ऐड ऑन करना चाहिए, या और भी तरीके की एक्टिविटीज को किस किस तरीके से ऐड ऑन करना चाहिए? देखिए, जहां तक हम कुछ ब्रांडेड स्कूल की बात करें, कुछ अच्छे स्कूल्स की बात करें, वहां पे म्यूजिक को कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए वहां पे नॉमिनेट हैं। वहां पे जितने भी हम, जैसे हम किशनगढ़ की लोकेलिटी की बात करें तो यहाँ पे जितने भी अच्छे स्कूल हैं वहां पे म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट की तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम अजमेर लेवल की बात करें तो जैसे हम दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की हम बात करते हैं,
तो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में हमारे पास वहां पे 12 जनों की म्यूजिक टीम है। बच्चा स्पेशलाइज जो है अपना सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, स्पेशलाइज चीज को वो सीखता है। जैसे हम बात करें किसी बच्चे का सितार में इंटरेस्ट है, सितार के टीचर है, वायलिन का है तो वायलिन के टीचर है, किसी बच्चे को कीबोर्ड सीखना है, कीबोर्ड के अलग है, गिटार के अलग है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट में तबला सीखना है तो तबले के अलग है, ड्रम के अलग है। तो मतलब बच्चा स्कूल लेवल पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। हमारी जब स्कूल के एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं, 200 बच्चे 250 बच्चे एक साथ ऑर्केस्ट्रा को लाइव बजाते हैं। किसी टाइप का कोई ऐसा नहीं है प्री बैकग्राउंड सेक्शन, नहीं, लाइव लाइव। और ये बच्चे कौन से, जो 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं वहां से लेके और 12th क्लास के बच्चे। जी जी। और क्या गजब प्रमोट कर रहे हैं बच्चे म्यूजिक को। सर बच्चों में तो होता ही है, और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हम रियलिटी शोज भी देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड साउंड लाइव ही होता है। हाँ बिल्कुल, वो एक तरीके का इमोशन है। बिल्कुल। जब लोग उनको बजाते देखते हैं तो समझते हैं अच्छा ये साउंड इसका था। यस। और हमने तो कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे हैं, जैसे एड शीरन है, उनके कॉन्सर्ट के अंदर वो लाइव म्यूजिक बनाते हैं। बिल्कुल बना देते हैं। और जब वो लाइव म्यूजिक बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच होता है जो कि उनके फैंस के थ्रू होता है। बिल्कुल। और वो ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है। बिल्कुल। जो लाइव म्यूजिक में जो क्रिएटिविटी करते हैं, म्यूजिक लैंग्वेज में उसे बोला जाता है ऑन इंटरप्रिटेशंस। जैसे हमारी ऑन क्रिएटिविटी होती है, तो म्यूजिक में यदि आप खुद का कुछ नया कर रहे हैं, खुद का कुछ नया बना रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ऑन इंटरप्रिटेशंस। ये हर एक म्यूजिशियन अपने लेवल पे बेस्ट देने की कोशिश करता है। सर ये कहीं ना कहीं तो एक होता है ना कि म्यूजिक एक हील है, आपने जो बिल्कुल। बताया। सर आपका फेवरेट म्यूजिक कौन सा है और क्यों? देखिए, वैसे तो आई कैन टीच एंड आई कैन प्ले 25 डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन यदि म्यूजिक की बात करें तो मुझे डिवोशनल म्यूजिक ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी जो भावना है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ ज्यादा है। मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, तो डिवोशनल जो है वो मुझे म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। जी। बट अगर अपन एक ले जाए कि आप किसी के साथ सुन रहे हैं, ये तो हो गया सर आपकी जो किसी भी एटमोस्फेयर में हो, आप खुशी में हो तो डिवोशनल, दुख में हो तो इमोशनल। और वो ज्यादातर तो वैसे दुख में ही सुना जाता है सब लोगों से मैंने देखा है। आप हैप्पीनेस के लिए डिवोशनल म्यूजिक, हैप्पीनेस के लिए तो ही yes. पर कुछ होते हैं ना कि आप सारे टाइम डिवोशनल भी सुनते हैं, कुछ होते हैं आप क्लासिकल भी सुनते हैं, ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं, न्यू सॉन्ग सुनते हैं, वेस्टर्न, इंडियन, कौन सा है सर वो आपका? देखिए, मैं ज्यादातर जो म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ, मैं किशोर दा को मेरे फेवरेट मानता हूँ, और किशोर दा और बाला सुब्रमण्यम मेरे फेवरेट रहे हैं। और आर.डी. बर्मन का जो म्यूजिक है वो मेरे दिल को छूता है। बहुत ही ऐसे गिटार का रिवोल्यूशन आर.डी. बर्मन ने इंडिया के अंदर लाई है। वो क्या म्यूजिक उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर दिया है जो आज भी जाना पहचाना म्यूजिक लगता है। सर एक नाम और आता है, ब्रेथलेस जी, और शंकर महाजन जी, उनके लिए क्या कहेंगे सर आप? नहीं, वो क्लासिकल के बहुत मंझे हुए, बहुत अच्छे जानकार हैं, जिन्होंने अपनी पूरी तालीम जो ली है वो क्लासिकल वोकल के अंदर ही ली है। जी जी जी। शंकर महादेवन का कोई सानी नहीं है। जी। अब एक बात आती है सर कि जो आपने म्यूजिक का सफर किसी ने भी चालू किया होगा जी, तो एक पॉइंट आता है जब आप उसको लव करना चालू कर देते हैं। यस। आपका कैसा रहा सर वो सफर? मेरा सफर कैसे हुआ था सर? जैसे मेरे फादर और मदर दोनों टीचर हुआ करते थे, और मेरा बैकग्राउंड शायद आपको पता नहीं होगा, मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया है, देन मैंने बीएससी किया है, फिर एमएससी इन केमिस्ट्री से मैंने किया है। लेकिन जब कहते हैं ना कि म्यूजिक, एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसको आदमी इतना प्यार करने लगता है कि वो दिन और रात उसी के बारे में सोचने लगता है। मैंने अपनी जर्नी की जो स्टार्टिंग है वो मैंने एज ए ट्यूशन टीचर करियर को स्टार्ट किया था। मैं पहले 11th और 12th के बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया करता था, लेकिन म्यूजिक से ऐसा था कि मेरे इंस्ट्रूमेंट मेरी कोचिंग सेंटर में रखा हुआ रहते थे, तो बच्चे पूछते थे कि सर आप हमें सिखा दोगे क्या, या हमारे छोटे भाई बहन को सिखा दोगे क्या। तो जैसे ही मैंने सिखाना स्टार्ट किया तो एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि जो मैंने प्रोफेशन बनाना चाहा कि मैं कोचिंग क्लासेस को स्टार्ट करूंगा, वो बंद करके मैंने कंप्लीटली म्यूजिक स्कूल का सेटअप कर दिया। जी, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। yes. और बचपन में कहीं ना कहीं आपको एक इंस्ट्रूमेंट ने इतना लुहा दिया होगा। यस, कि बिल्कुल, वो था आपका कीबोर्ड सर। यस सर, अब आते कीबोर्ड तो आपका सर एक पर्सनल टच है जी, पर आप जब भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जी, तो उसको जो सीखने का प्रोसेस है वो क्या रहता है? क्योंकि सब में सेम रहता होगा। हाँ, नहीं, सब में सेम तो नहीं रहता आर्यन, लेकिन इसमें क्या है कि यदि आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कीबोर्ड इज द किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप यदि कीबोर्ड की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं तो बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए सीखना बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड के अंदर आपको कॉर्ड्स की नॉलेज होती है, आपको नोट्स की नॉलेज होती है,
आपको बीट की नॉलेज होती है, जो हम सालसा, रूम्बा, पोल्का या 8 बीट या 16 बीट्स की बात करें, वो इंटरनली कीबोर्ड के सेक्शन में रहती है। अब सपोज ये आपको ड्रम सीखना है, तो आपको प्रैक्टिकली ये नॉलेज है आपके माइंड के अंदर कि कीबोर्ड में 16 बीट का साउंड कैसे होता है। अब आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चेंज करा दिया गया और उसको अलग तरीके से उस पर उतारना है। तो जहां तक मेरी बात है, कीबोर्ड सीखने के बाद यदि आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और आज भी जैसे रिसेंटली मैंने फ्लूट सीखी है, रिसेंटली मैंने सितार सीखा है, क्योंकि इंडियन टच के इंस्ट्रूमेंट के साथ मेरा थोड़ा मौका कम ही मिला था, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि मैं गिटार प्लेयर हूं, मैं गिटार बजाता हूं। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, सितार में भी सेम वैसा ही है, और धीरे धीरे करके मैंने जब अभ्यास करना स्टार्ट किया तो मैं आज सितार पे भी। आपने बताया जैसे कि 3 भाग होते हैं, आप अगर किसी एक धुन के अंदर भी सवार होते हो तो बाकी के सब में तो, क्योंकि धुन का ही खेल है सारा। बिल्कुल, सारा आपने बताया कि धुन सीख ली जाती है जी, तो प्रैक्टिस तो फिर हाथ से भी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सर, किसी भी गायकार के लिए इमोशनल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ इमोशन कितना हो सकता है? कि जैसे नहीं, मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपका इमोशन है सर जी, जो आपका है गिटार अपने कीबोर्ड के साथ जाता है, यस, तो उस इमोशन को आप कैसे बताएंगे सर, कैसे कर सकते हैं? देखिए, अलग अलग हम यदि बात करें तो हर एक इंस्ट्रूमेंट भी अपना एक इमोशन लिए हुए होता है। जैसे हम कीबोर्ड की बात करें, जैसे हम पियानो की बात करें, हम गिटार की बात करें, वायलिन की बात करें, वायलिन का आपने साउंड यदि आर्यन सुना होगा तो एक सैड फील का आता है। तो आप जितने भी सैड म्यूजिक है या स्लो म्यूजिक आप देखेंगे, उसमें वायलिन का यूज बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और जब आप पर्टिकुलरली किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपका जो इमोशन है उसके साथ जुड़ जाता है। अब आप उसको किस फील में बजा रहे हैं, मतलब आप उसको हैप्पी फील में बजा रहे हैं या इसको आप जो है सैड फील के में बजा रहे हैं। वो म्यूजिक का इमोशन कहीं ना कहीं म्यूजिक बजाने वाले वो कनेक्टिविटी हो जाती है, दोनों पे रहता है। यस, बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये भी रहती है ना सर कि जब आपने बताया था कि पहले के टाइम पे बहुत सारे ग्रुप के अंदर पूरा म्यूजिक बनता था, यस, और तब जो इमोशन होता था उस टाइम पे वो एक दूसरे को देख करके डबल 10x बढ़ जाता था, बिल्कुल बढ़ जाता था। पर आज के टाइम पे सर एक स्टूडियो के अंदर अगर बन रहा है म्यूजिक, तो वो किस टाइप से अपन इमोशन को उसको कैप्चर करेंगे सर? देखिए, वहां पे इमोशंस नहीं होता है, वहां पे जो होता है वो आपके कमांड्स होते हैं, आपके ऑन इंटरप्रिटेशंस होता है। जो आपने बिल्कुल सही कहा, जब मेरी आपसे पहले की वार्ता हुई थी तो मैंने बताया था कि जब लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी साहब या किशोर दा या मन्ना डे जब रिकॉर्ड करते थे तो तकरीबन 500 से 600 लोगों का सेटअप बैठता था। अब वो सारी चीजें सिमट के एक स्टूडियो के अंदर आ गई है। तो टेक्नोलॉजी अपना खेल खेल रही है और पब्लिक जो है वो भी उसको सुनना पसंद कर रही है, तो चल रहा है सब कुछ। ये तो है ही सर, कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिस और जो कोऑर्डिनेशन है किसी भी ग्रुप का बिल्कुल ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। और एक अच्छा म्यूजिक जो होता है वो पुराना तभी ही होता है और गोल्ड भी तब होता है जब उसके अंदर ताल सही मिली हो, वो लगातार सुना जाए, उसको सुन के ये नहीं हो कि बोर हो रहा है। बिल्कुल, जब लगातार सुना जाए, दुख हो वो सुना जाए, बिल्कुल, खुश हो तब वो सुना, बिल्कुल। और इसी सब में सर एक आती सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो होता है जो किसी म्यूजिशियन के लिए सीखने के लिए होता है रियाज। रियाज सर, रियाज जो है वो एक डिसिप्लिन है या मेडिटेशन है सर? रियाज एक डिसिप्लिन भी कहा जा सकता है और एक मेडिटेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब आप अपने एक जोन में होते हैं, जब आप, तो आपको आसपास की कोई भी चीजें आपको महसूस नहीं होती है। आप इस कमरे में हैं, आज जहां पॉडकास्ट कर रहे हैं, यदि मैं अपना रियाज करना प्रारंभ करूं यहाँ पे, तो मुझे भी नहीं पता कि आप यहाँ पे हैं, बाहर कौन है। तो मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा साधन है रियाज। देन डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। यदि आप डिसिप्लिन अपने रियाज में नहीं रखेंगे तो लोग आपसे कई गुना आगे बढ़ जाएंगे, ये फैक्ट है। और सर, रियाज बाय प्रैक्टिस बढ़ता है? हाँ बिल्कुल, रियाज को धीरे धीरे से किया जाता है। जैसे एक जिम की तरह है कि आप बॉडी बनाना चाहते हो तो 1 महीने में आपकी बॉडी अपनी शेप में नहीं आ सकती, धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइज आपको करनी होगी, देन थोड़ा वेट उठाना पड़ेगा, फिर बाद में बहुत ज्यादा वेट उठाना पड़ेगा, एक्सरसाइज का लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके 6-8 महीने के अंदर वोकल पावर बढ़ानी पड़ेगी। एक तरीके से मसल ही है। यदि आपने वोकल के लिए स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि वोकल का आपने डे 1 से ही ज्यादा रियाज करना स्टार्ट कर दिया, आपके वोकल कोड्स खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आपके। सर, मैंने मूवीज में एक चीज देखी थी कि जो ओपेरा है उसमें एक लेडी आती है, गिलास पकड़ती है और वो गाती है, मतलब एक सुर लगाती है जिससे वो गिलास ब्रेक हो जाता है। सर, वो कौन सा रियाज होता है? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि वो साइंटिफिकली सही है या नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक अपने 20 साल के इस करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा है। हाँ, सुना बहुत जरूर है कि हमारी हिंदुस्तानी म्यूजिक में ऐसी ऐसी रागी हुआ करती थी और रागों में इतनी ताकतें हुआ करती थी कि वो यदि मल्हार की राग गा रहे हैं
तो आसमान अपना वर्षा करना शुरू कर देता था। ये मैंने भी सुना है। यस, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने नहीं देखा, हो सकता है मैंने क्या इस जनरेशन ने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा भी माना जा सकता है कि ऐसा होता था, लोगों ने देखा है तभी हमें वो बता रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। सर रियाज का कुछ एक झलक दिखाएंगे सर आप, छोटी सी और व्यूअर्स के लिए? बेसिकली मैं जो है अपना अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपने रिक्वेस्ट की है जी तो मैं आपके लिए 2 लाइन गाना चाहूंगा। जी जरूर सर। जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, जैसे अभी मैं आपसे जो नॉर्मल बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल टोन में, लेकिन मुझे किसी की आवाज को बना के या मुझे किसी आवाज का मैच करके वो गाना है, तो मैं बाला सुब्रमण्यम साहब का जो है मेरे रंग में रंगने वाली, तो वो उनकी वॉइस में मैच करके मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेश कर। मेरे रंग में रंगने वाली, परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। सर ये जो पिच आई थी ना कि आपने एक पॉइंट के ऊपर सबसे ऊपर राग ली, फिर Yes. उसको बैलेंस आउट भी किया। यही सिंगिंग की कला, यही सिंगिंग और ये राग है। यस। सर जब ये बात आती है तो आपके तो कृष्णदेव आप जिनसे मानते हैं, सबसे बड़ी चीज हर किसी के इष्ट देव होते हैं जी बिल्कुल, पर जो म्यूजिक की माता है, जो माँ है, वो है सरस्वती माँ जी, देवी माँ जो है, तो इनको जो है किस पॉइंट पे मतलब अपन डिफाइन कर सकते हैं? आप मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि मेरे को ये कभी समझ में नहीं आया जी। कि सरस्वती माँ को म्यूजिक के अंदर उनकी देवी क्यों कहा गया है? देखिए माँ सरस्वती जो है वो विद्या की और संगीत की देवी कहलाती है। माँ सरस्वती जो है जो बैठी होती है तो उनके हाथ में वीणा होती है, तो माँ सरस्वती का यदि कोई संगीत का साधक है, यदि संगीत को सीख रहा है, तो मैं उनसे सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप माँ सरस्वती की पूजा करें, आप माँ सरस्वती को माने। ये एक आस्था जब आपकी कनेक्ट हो जाएगी तो आपको ये जो रिजल्ट है वो आपकी प्रैक्टिस में भी देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये कहीं सीखने में, उनको लर्निंग में हेल्प, बिल्कुल हेल्प करेंगे, बिल्कुल हेल्प करेंगे वो जी। अब सर एक मैं कुछ क्वेश्चंस फास्ट अपन लेंगे सर, रैपिड फायर। ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हैं? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह जी सर, क्यों? वो मेरे फेवरेट हैं, उनके गाने मुझे एक अलग ही जोन में ले जाते हैं, अलग ही वाइब्रेशन है, और बंदा क्या गाता है वो जी। और कुछ ऐसे म्यूजिक आर्टिस्ट जो अब इस दुनिया में नहीं रहे बट आप चाहते हैं तो उनके साथ करते हैं? मेरे फेवरेट किशोरदा और बाला सुब्रमण्यम। यस सर, ऑटो ट्यून या एक्वास्टिक? दोनों। एक्वास्टिक। देखिए ऑटो ट्यून में आप ठीक है आउटपुट अच्छा दे रहे हैं, लेकिन वो आउटपुट आप लाइव में नहीं दे सकते, सो आई वुड लाइक टू प्रेफर अकोस्टिक। मोस्ट अंडररेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया? ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं कह, सारे इंस्ट्रूमेंट अपनी अपनी वैल्यू बनाए हुए हैं जी। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक प्रभाव है जो संगीत में सुनाई देता है। ऐसा सॉन्ग जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी सर? मेरा फेवरेट क्योंकि तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो। यस। एक क्वेश्चन था सर, म्यूजिक 2050 के अंदर एआई कितना बदल सकता है? एआई बदल चुका है। 2050 तो बहुत लंबा टाइम हो गया, आज हम 2025 में जहां जी रहे हैं वहां पे भी ऐसी ऐसी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है कि जहां पे आपको सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट डालने हैं, सिंगर भी आपको एआई देगा, देन आपको जो है म्यूजिक के कंपोजिशन है वो भी एआई देगा, देन आपको कौन सा मूड चाहिए, एनर्जेटिक मूड चाहिए, सैड चाहिए, कैसा म्यूजिक चाहिए, वो भी सब एआई देगा। नो डाउट संगीत वालों के लिए एआई खतरा तो है। कितना हो सकता है सर कि न्यू जनरेशन अब इस चीज पे आ रही है, जब वो सीखने के लिए आ रही है तो वो सोचती है कि मैं पहले प्रैक्टिस करूंगा, एक सही बिल्कुल प्राप्त करूंगा, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस के साथ में खुद के म्यूजिक, पहले दूसरों के म्यूजिक गाऊंगा फिर खुद की म्यूजिक भी गाऊंगा। पर जो अब टर्निंग पॉइंट क्या रहेगा अगले 10 साल के अंदर इंडियन? और देखिए अगले 10 साल के अंदर म्यूजिक से जुड़े हुए कई लोगों की, जो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जहां रिकॉर्डिंग्स होती है, जी जी, प्लेयर्स की जो है वो जॉब्स जाने वाली है। द थिंग इज एआई सब कुछ कर सकता है, जो एक रियल आदमी कर सकता है वही चीज एआई कर सकती है। इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड सैम क्रिएट कर सकती है। तो मैं जहां तक मानना चाहता हूँ जो म्यूजिक कर रहे हैं, अभी म्यूजिक फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपने आप को अपडेट कर जाएं, अपने गैजेट्स के साथ अपडेट कर जाएं और साथ ही टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करते हैं। बट सर कहीं ना कहीं जो पुराने म्यूजिक गा रहे हैं पिछले 25 सालों से जी, या अभी 2 साल के अंदर जिन्होंने ग्रोथ की है, उनके फैंस तो उनको उसी तरीके से सुनना चाहते हैं, क्या उन लोगों के ऊपर भी ये प्रभाव आएगा? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी दूसरों से डिफरेंट कैसे है। सिर्फ एक ही है, अरिजीत को सुनने वाले अरिजीत को ही सुनेंगे,
और दूसरे सिंगर को सुनने वाले उसी को सुनेंगे। मुझे पसंद है या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं करता, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, उनका जो पैटर्न है वो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, डिपेंड उन पे करता है। जी सर, एक कोई संदेश हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे सर आप? हाँ, मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूंगा, यदि आप अपना जीवन म्यूजिक के लिए समर्पित करना चाहते हैं, म्यूजिक क्षेत्र को देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सीखना स्टार्ट करिए। सीखिए एक परफेक्ट गुरु से। यूट्यूब, ऑनलाइन, इनके माध्यम से आप बिल्कुल नहीं सीखिए, क्योंकि आप सीख भी जाएंगे तो आप कितना सही सीख रहे हैं, कितना गलत सीख रहे हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा। ये विषय है एक डेडिकेशन का, एक लंबे टाइम का, एक लंबी सक्सेस का। तो कई लाइफ में ऐसा आएगा आपके साथ कि आपको साल 6 महीने हो गए होंगे सीखते हुए, आपको लगेगा मैं तो कुछ नहीं सीख पा रहा हूं, लेकिन नहीं, वो साल 6 महीने की मेहनत है, वो आगे चल के काम आएगी। आप लंबा समय दें। म्यूजिक टीचिंग में भी बहुत स्कोप है, म्यूजिक परफॉर्मर में भी बहुत स्कोप है। माइंड सेट करिए, लंबा टाइम दीजिए, डेडिकेशन दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट आपके सामने होंगे। देख, थैंक यू सो मच सर। आपने सर इतनी सारे डाउट्स जो है हर किसी के रहते हैं, हमने वो डाउट्स में से कुछ डाउट्स आज हो सकते हैं क्लियर आउट किए, और भी डाउट्स के लिए हम लेके आते रहेंगे सर के साथ में। और भी वीडियोस हमारे को बनानी है, सर जरूर बनाएंगे ना हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल, आप जब भी बुलाएंगे। और आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं सर के लिए हमारे को कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम आर्यन, थैंक यू।